नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ स्वतंत्रता का अध्याय। इस अध्याय को हमने राजनीति सिद्धांत पुस्तक 11th क्लास में से लिया है और इस स्वतंत्रता के बारे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता हमारे लिए क्यों आवश्यक है और आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार से स्वतंत्रता को पाने के लिए सामाजिक जीवन में कौन से संघर्ष किए। विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि मानव इतिहास में ऐसे हमारे यहाँ बहुत से उदाहरण हैं जब शक्तिशाली समूह ने कुछ लोगों या समुदाय का शोषण किया और उन्हें गुलाम बनाया और उन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों की प्रेरणा देता है और बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने पेश करता है। ये स्वतंत्रता है क्या, जिसके लिए लोग अपना जीवन तक त्याग देते हैं, जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। यदि हम स्वतंत्रता के संघर्षों को देखें तो लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें और उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। वे चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता के माध्यम से अपनी सभी इच्छाओं को अभिव्यक्त करें, गतिविधियां जो हैं, क्रिया प्रतिक्रियाएं जो हैं समाज में, वो आजादी से कर सकें। कहने का तात्पर्य यह विद्यार्थियों, स्वतंत्रता यदि नहीं होगी तो स्वतंत्रता के बिना हम अपना विकास भी नहीं कर सकते हैं। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता है और चाहता है कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा होती रहे। विद्यार्थियों, लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है और इन नियमों के लिए यह आवश्यक होता है बच्चों कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय कर दी जाए। लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं, मतलब हमें सुरक्षा प्रदान करती है और इस सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं कि जिन्हें हम अपना उसके अंतर्गत अपना विकास कर सकें। और राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित होती है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर को स्पष्ट करती हैं। विद्यार्थियों, इस पर भी वाद विवाद रहा और स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए कि उनके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना जो है प्रभावित होती हैं। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति और समाज के लिए स्वतंत्रता के महत्व को हम समझेंगे, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम को हम की व्याख्या करेंगे और ये समझेंगे कि हानि सिद्धांत क्या है और हानि सिद्धांत किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम स्वतंत्रता के आदर्श के बारे में हम जानते हैं, जिसमें हम आदर्श में सबसे पहले हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। 20वीं शताब्दी में महानतम व्यक्ति रहे नेल्सन मंडेला और उनकी आत्मकथा के बारे में भी हम जानते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे और काले के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों, पुलिस अत्याचार, इन सभी को समाहित किया है। और इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू कर रखा था और मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। और इन सभी परिस्थितियों को, इन सभी विचारों को मंडेला जी ने अपनी पुस्तक में समाहित किया। और विशेष बात तो यह है विद्यार्थियों कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन में 28 वर्ष जेल की कोठरियों में काटे। और कल्पना कीजिए विद्यार्थियों कि अपने यौवन की किसी आदर्श के लिए होम कर देना, मतलब अपने यौवन को, अपनी जवानी को उन्होंने किसके लिए होम कर दिया, किसके लिए त्याग दिया? सिर्फ आदर्श के लिए त्याग दिया कि हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल खेलने, मंडेला बॉक्सिंग को अधिक पसंद करते थे और अपने पसंद के कपड़े पहने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ दिया और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर दिया। इसका मतलब क्या है?
मतलब इन्होंने अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को इन्होंने त्याग दिया। और अब विद्यार्थियों, आप कल्पना कीजिए कि आपने ये सब छोड़ दिया है। क्या आप अपने लोगों की आजादी के लिए अभियान चला सकते हैं? आपने एक एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है। आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई है। ऐसा विद्यार्थियों, हम कभी भी इस प्रकार से सोच भी नहीं सकते कि कोई अपने इन महत्वपूर्ण पहलुओं को, जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को इस प्रकार से हवन में न्यौछावर कर देगा। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला भी हम देख सकते हैं विद्यार्थियों। आंग सान सू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे और सू की को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया और सू की के अपने बच्चों से अलग किया गया। यहाँ तक कि जब तक उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे, तब भी सू की को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड चली गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सू की अपनी आजादी को अपने देश के लोगों की आजादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति है और वह कहती है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है और भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। तो उन्होंने अपनी पुस्तक, जिसका शीर्षक था फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब भय से मुक्ति, जब तक हम अपने भय से मुक्त नहीं हो सकते तब तक हम अपने आप को विकास नहीं कर सकते, गरिमा में जीवन जो है जी नहीं सकते। विद्यार्थियों, इसी के साथ उन्होंने अपने इन गहरे विचारों, जो हमसे एक क्षण रुकने और हम अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं, सूकी की ये कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों को डरना चाहिए। समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं और साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। मतलब हमें किसी भी प्रकार से, हम जो कार्य कर रहे हैं या हम जो विचार प्रकट करना चाहते हैं, जो व्यवहार हम कर रहे हैं, उन सबको करने के लिए हमें समाज क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इन सभी भय से हमें मुक्त होना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम भय पर विजय पाएं। तो आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देख सकते हैं विद्यार्थियों, और यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। तो विद्यार्थियों, ये तो हमने बात करी नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की, लेकिन विद्यार्थियों इसके अलावा भी हम इतिहास में यदि हम झांकें तो हमें पता चलेगा कि स्वतंत्रता के लिए कितनी लड़ाइयां जो है हमारे प्राचीन समय से लेकर के अब तक चली आ रही है। तो इसी की चर्चा करते हुए हम आगे बात करते हैं। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता है क्या और स्वतंत्रता हमारे लिए क्यों जरूरी है। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता क्या है? इस प्रश्न का सीधा सपाट उत्तर यही है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सकता है, तो स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सकता है, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाएगा। मतलब व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंधों के अगर वह अपना कार्य करता है, स्वेच्छा से कार्य करता है, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। हालांकि विद्यार्थियों, प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति का आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना भी है और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी होता है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके। तो प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता बताया गया है, लेकिन ये स्वतंत्रता का एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू भी हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी स्वतंत्रता के इस पहलू की, जिसमें हमने बात करी कि हम अपनी आत्म अभिव्यक्ति को योग्यता के आधार पर उसका विस्तार करेंगे और उन क्षमताओं को, उन रचनात्मक अभिव्यक्तियों को हम का विकास करेंगे जिसके लिए हम स्वतंत्रता की अभिलाषा करते हैं। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। विद्यार्थियों, इससे पहले की जो पुस्तक हमने भारत का संविधान पढ़ा, उसमें हमने स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में भी पढ़ा था, नकारात्मक और सकारात्मक। तो जहां हम बात करते हैं
प्रतिबंधों के अभाव की हम जहाँ बात करते हैं वो नकारात्मक स्वतंत्रता लिए हुए होता है, और जहां हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता तो है हमारे पास, लेकिन वह किन्हीं सीमाओं के अंतर्गत, यानी कुछ प्रतिबंधों के आधार पर हम यदि हम इन अधिकारों का उपयोग करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हैं, तो हम पूर्ण रूप से उस अधिकार का सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं और यह सकारात्मक स्वतंत्रता को लिए हुए है। यहाँ देख सकते हैं, आओ कुछ करके सीखें। क्या आप अपने गांव और शहर या जनपद में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में याद कर सकते हैं जिसने अपनी और या औरों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो? उस व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा लेख आप लिख सकते हैं और इस लेख में यह भी बता सकते हैं कि उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता के किस खास पहलू की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। तो ये एक्टिविटी है बच्चों, अपनी पुस्तक में आप कर सकते हैं। अब देखिए, समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किस को स्वीकार किया जा सकता है और किस को हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है विद्यार्थियों कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता हमें पूर्ण रूप से ना मिलकर के सामाजिक प्रतिबंधों के आधार पर ही मिलती है, क्योंकि समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहेगा और वह स्वतंत्रता का भली प्रकार उपभोग कर सके। इसके लिए सामाजिक प्रतिबंध भी, थोड़े बहुत प्रतिबंध भी आवश्यक है, लेकिन वो कौन से होने चाहिए इस पर हम बात कर रहे हैं कि यह समाज का अर्थ समूह, यह समाज का अर्थ है समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह होता है इसका कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की आवश्यकता है और यह देखना भी आवश्यक है विद्यार्थियों कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं देता। हमें यह भी तय करने की आवश्यकता है विद्यार्थियों की कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं है, और किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं किया जाना चाहिए। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि ये जो सिद्धांत हमने यह तय करने की में इस्तेमाल किया है कि कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है, या क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम करना होता है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों का विस्तार देना होगा जिसमें व्यक्ति समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सकेगा। और इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास हो पाएगा और उसको बढ़ावा देगा। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत, अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में भी हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है विद्यार्थियों जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन से न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ होता है। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना गया है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं और स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाता है। तो विद्यार्थियों, हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि स्वतंत्रता के दो पहलू हैं। एक पहलू होता है नकारात्मक, एक पहलू होता है सकारात्मक। तो नकारात्मक पहलू में हमने बात करी प्रतिबंधों के अभाव की, और सकारात्मक पहलुओं में हम बात करते हैं वे उचित प्रतिबंध होने चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहकर स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, अपना विकास कर सके। क्योंकि हम प्रतिबंधों के अभाव की यदि बात करते हैं तो प्रतिबंधों के अभाव में यह आता है कि अगर हर एक व्यक्ति को प्रतिबंध लगाना बंद कर दिया जाएगा या प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं होंगे और स्वतंत्रता का वो भरपूर प्रयोग करेगा, तो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति की, समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बाधित भी हो सकती है। तो इसीलिए विद्यार्थियों, सकारात्मक स्वतंत्रता हमारे लिए जितनी उपयोगी है और जिस आधार पर हम उसका पूर्ण उपभोग कर सकते हैं, उसका दूसरा पहलू हो ही नहीं सकता। तो दूसरे पहलू स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, इसमें हम देख सकते हैं एक स्वराज्य, स्वतंत्रता को स्वराज्य के नाम से भी जाना जाता है। स्वय राज्य, स्वय यानी अपना राज, अपना शासन। तो इसी चीज के लिए गांधी जी ने भी बहुत ही जोर शोर से स्वराज्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी किया, और भारतीय राजनीतिक विचारकों स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा है स्वराज्य, और स्वराज्य का अर्थ है स्वयं का शासन यानी अपना शासन, स्वयं के ऊपर शासन। भारत के स्वतंत्रता
संघर्ष के संदर्भ में स्वराज्य राजनीति और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है। सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है, इसलिए स्वराज्य स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन चुका था, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा इसको प्रेरित किया। स्वराज्य का आशय अपने ऊपर अपना राज करना भी है। स्वराज्य की यही समझ गांधी जी के हिंद स्वराज्य में प्रकट होती है। हिंद स्वराज्य के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है। स्वराज्य केवल स्वतंत्रता नहीं है, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती हैं। स्वराज्य में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। मतलब स्वराज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें मशीनीकरण का बिल्कुल विरोध किया गया है, यंत्रीकरण का विरोध किया गया है और ऐसी समाज की स्थापना की बात की गई है जिसमें लघु कुटीर उद्योगों का वर्चस्व हो। साथ ही स्वराज्य में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। विद्यार्थियों, स्वराज्य पाने की परियोजना में सच्चे स्वयं और उसके समाज समुदाय से रिश्तों का समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था विद्यार्थियों कि स्वराज्य के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करता है। कहना न होगा कि स्वराज्य की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी जी के हिंद स्वराज्य लिखते समय थी। कहने का मतलब यह है कि स्वराज्य उस समय जितना प्रासंगिक था उतना ही आज भी प्रासंगिक है। स्वराज्य यानी अपना राज्य या अपने ऊपर शासन। जब हम अपने ऊपर शासन स्वयं करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार की से आत्मसम्मान रूप से आत्म साक्षात्कार करते हुए जी पाएंगे। तो विद्यार्थियों, हमने इसमें यह समझा सबसे पहले कि स्वतंत्रता की इस कहानी में नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की और स्वतंत्रता स्वराज्य से किस प्रकार सम्मिलित है, स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, इनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं प्रतिबंधों के स्रोत क्या है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जो है प्रभुत्व यानी सत्ता और बाहरी नियंत्रण बाहरी शक्ति से भी लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जाते हैं विद्यार्थियों जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था ने लगाए। सरकार की कोई न कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। लेकिन विद्यार्थी, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकता है, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है और समाज में अत्यधिक आर्थिक और असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकता है। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत पर ध्यान दिलाता है। तो विद्यार्थियों, प्रतिबंध किससे लगना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए सत्ता से, ऐसी सत्ता से जो जिससे कि हर एक व्यक्ति जो है अपने विकास कर सके। जाति के आधार पर या परंपराओं के आधार पर या रीति रिवाजों के आधार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगे। और इन प्रतिबंधों को दूर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष भी किया और सभी का ध्यान भी आकर्षित किया। और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति की जो व्यवस्था की गई और ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने लगाए और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की जो व्यवस्था की गई थी, सरकार की कोई ना कोई आवश्यक जरूरत ऐसी हो गई जैसे सरकार लोकतांत्रिक हो या राज्य के नागरिकों का उन अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम भी मानी जाती है। और वह इस माध्यम के कारण, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी व्यक्ति स्वतंत्र होने चाहिए, तो सभी व्यक्ति स्वतंत्र हों, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा करके ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सकता है, लेकिन अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं वाद विवाद संवाद। लड़के लड़कियों को यह तय करने की आजादी होनी चाहिए कि वे किससे शादी करें और इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए। इसके बाद देखिए, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। हम ऐसे
दुनिया में नहीं रह सकते विद्यार्थी जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो आवश्यकता होती है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। यदि किसी भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं रहेगा और बिना नियंत्रण के, बिना प्रतिबंधों के यदि वह कार्य करेगा, तो हो सकता है विद्यार्थियों कि वह नकारात्मकता की ओर चला जाए, यानी गलत कार्यों की ओर चला जाए। लोगों के बीच मत मतांतर हो सकता है, यानी विचार विमनस्य हो सकता है, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव भी हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी भी हो सकते हैं, मतलब प्रतियोगिता भी हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, समाज में असहमति उभर सकती है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध आ सकता है, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा हो सकता है, जमीन या मकान की लड़ाई हो सकता है, किसी खास फिल्म की टिकट को दिखाए जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाने की आवश्यकता होती है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम आजादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी होता है विद्यार्थियों कि हम विचार, विश्वास, मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारे प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं, मतलब उनको रोकते हैं, विचारों को रोकते हैं, प्रतिबंधित करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार, जीवन शैली अस्वीकार्य या अवांछित लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कानून के संरक्षण की और ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं है। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्वक यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हम बिना प्रतिबंधों के यदि हम जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से हम भटक सकते हैं, हम नकारात्मकता की तरफ जा सकते हैं और इसीलिए समाज हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगाता है जिससे कि हम अपना उचित मार्ग देख सकें। लेकिन प्रतिबंध भी अनावश्यक नहीं होने चाहिए। प्रतिबंध कौन से होने चाहिए, इसका फैसला कौन करेगा? तो एक ऐसी संस्था या एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिनके द्वारा प्रतिबंधों को स्थापित करने के लिए एक उचित मार्ग को वह बना सके। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र जी के विचारों के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसे आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरती है। स्वतंत्रता से आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो, सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा भी होगा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत, सांप्रदायिक और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में छात्र सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण था ये सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने स्वतंत्रता के बारे में कहा। तो विद्यार्थियों, बिना प्रतिबंध के स्वतंत्रता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रतिबंध तो आवश्यक ही है, लेकिन जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो प्रतिबंध उचित होने चाहिए और एक औचित्यपूर्ण सत्ता के द्वारा ही होना चाहिए। और जो भारी प्रतिबंध है उससे और पारंपरिक प्रतिबंध है
और गलत प्रतिबंध है उनसे हमें मुक्ति प्राप्त करने की पूरी अभिलाषा भी या पूरा संघर्ष भी उनके साथ करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वतंत्रता को लेकर फिर उपस्थित होंगे और उसमें हम रहानी सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।